कर लीजिए इसको बैंड को। आई एम ऑडिबल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। आई एम ऑडिबल सिग्नल आ रहा है? Yes, चलो बैठो, फट से बैठो। देखिए ऐसा है, पहले उस सर्किट वाला एक प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना? सर्किट वाला प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। तो उसमें क्या दिया हुआ था? इस तरह से दिया था ना, देखो ऐसे दिया था ना, ऐसे दिया था, और यहाँ पे दो रेजिस्टेंस थे, और यहाँ पे दो रेजिस्टेंस थे। देखो बेटा, दो रेजिस्टेंस थे, यहाँ एक रेजिस्टेंस था, यहाँ एक रेजिस्टेंस था, यहाँ एक रेजिस्टेंस था, और यहाँ एक रेजिस्टेंस था। सबकी वैल्यू क्या थी? आर थी। सिग्नल आ रहा है ना, बन रहा है ना वीडियो? देखो तो अब देखो ये आर 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 इस तरीके से है बेटा, गौर से देखो। अब इन दो पॉइंट्स बी और डी के बीच आपका पूछ रहा था नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, ये ना पूछ रहा था, क्वेश्चन यही था ना? तो ठीक है, इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, होल्ड पे रखे थे। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। बी और जिस दो पॉइंट्स के बीच पूछता है, उस दो पॉइंट्स के बीच आप एक सेल लगा दीजिए, ठीक है? सेल लगा दीजिए या बैटरी लगा दीजिए। तो यहां से करंट जाएगी और यहाँ पे पहुंचनी चाहिए, ठीक है ना? और फिर लौट के वहां से यहाँ आ जाएगी, सर्किट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है? तो यहाँ से करंट बटेगी, तो एक मान लीजिए आई करंट यहाँ, तो आई करंट भी यहाँ जाएगी, क्योंकि सिमेट्रिकल केस है। सिमेट्रिकल केस है, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सिमेट्रिकल सिचुएशन में है। अच्छा, अब आप देखिए, यहां से अगर इस सर्किट को हम तोड़ते हैं तो आधा एक पार्ट आधा एक पार्ट, यानी ये सिमेट्रिकल लाइन है, लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री। उसी तरीके से यहां से अगर तोड़ते हैं तो आधी सर्किट ऊपर आधी सर्किट नीचे, ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब इन दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस का रिजल्टेंट इन दो पॉइंट्स के बीच पैरेलल में है, यानी ट्वाइस आर कहाँ है? इन दो पॉइंट्स के बीच पैरेलल में। बस में ट्वाइस आर रेजिस्टेंस, यानी ये पूरा रेजिस्टेंस इन दोनों का रिजल्टेंट इन दोनों पॉइंट्स के बीच लगा है, ठीक है? अब आई करंट यहाँ आ गई, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, लेकिन बाय सिमेट्री आप देखेंगे कि करंट, ये दोनों पॉइंट्स सिमेट्रिकल पॉइंट्स हैं। बाय सिमेट्री आप देखेंगे तो ये दोनों पॉइंट सिमेट्रिकल पॉइंट है। यहाँ पे करंट आके यहाँ नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगी, और ना यहाँ पे करंट आके यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगी, क्योंकि दोनों ओर करंट जाने की संभावना बराबर ही है, दोनों बराबर पोटेंशियल पे है, ठीक है ना? तो इस रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं जाएगी। बात समझ में? जो करंट आई इसमें जाएगी वही करंट आई इसमें चली जाएगी, और जो करंट आई इसमें जाएगी वही करंट आई इसमें चली जाएगी। तो अब क्या हो जाएगा? आर और आर यानी 2R, और आर और आर यानी 2R, ये दोनों पैरेलल में होंगे, क्योंकि इन दोनों रेजिस्टेंस का रिएक्टेंट और इन दोनों रेजिस्टेंस का रिएक्टेंट बी और डी के बीच अटैच है। यानी अब सिचुएशन क्या हुई? 2R और 2R, ये तीन रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है, और इसमें कोई करंट नहीं जाएगी इस पार्ट में। बात समझ में? तो 2R पैरेलल में है, तो नेट रिएक्टेंट हो जाएगा, नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा 2R/3। बात समझ में आ गई? आंसर चेक करो। हाँ सही है। सही है। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज देखिए, आप 8-10 सवाल और कर लीजिए, फिर कट करिए, फिर करिए, इसको खत्म करके जाइए। नेक्स्ट सवाल पढ़िए, क्वेश्चन नंबर, जल्दी पढ़ो। 12 पढ़िए, क्या है? Whenever the magnetic flux linked with an electric circuit changes and EMF is induced in the circuit, this is called electromagnetic induction, Lenz law, hysteresis law। अरे तो ये तो डायरेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ठीक। अभी 2 दिन पहले ही बताया है, इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। हाँ, इधर देखिए, कहाँ किस दुनिया में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? वो प्रोसेस जिसमें किसी कॉइल में अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस होगी, इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। सही। बात समझ में? ध्यान, नेक्स्ट बोलिए। 2 coils are placed close to each other। दो कॉइल्स को आपस में नजदीक में रखे हैं, फिर Mutual inductance of the pair of coils depends upon the हाँ बताया कि म्यूचुअल इंडक्टेंस किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। currents in the 2 coils, material of the wires of the coil, एक मिनट, करंट्स इन द 2 कॉइल, मटेरियल्स ऑफ द वायर ऑफ द 2 कॉइल, और relative position and orientation of 2 coils। हाँ, रिलेटिव पोजीशन पे डिपेंड करेगा और ओरिएंटेशन पे। बताया था ना कैसे? अरे बताया था ना, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, ऐसे मान लीजिए एक कॉइल ऐसे है और एक कॉइल ऐसे है, तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग 0 है।
कोएक्सियल कॉइल है तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग 1 है। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो डिपेंड करेगा ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल और रिलेटिव पोजीशन ऑफ द कॉइल। मतलब कितना फ्लक्स आपस में अगर 100% फ्लक्स का शेयरिंग है तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या होगा, 1 होगा। ठीक है ना, ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है दोनों कॉइल्स, ठीक है, ओरिएंटेशन पे, इन सब बातों पे डिपेंड करता है। बताए, रुकिए यार, आगे पढ़िए, फटाफट करिए, देर नहीं करिए। एक्सप्लेन करें। हाँ तो वीडियो बन रहा है, जो जिसका छोटा है, 500 जिसका रुकिए, जिसका छोटा है वो वीडियो से करेगा। आप फटाफट करिए, नेक्स्ट बोलिए। Coil having 500 square loop of side 10 centimeter. एक मिनट, कॉइल हैविंग 500 Square loop. मतलब 500 स्क्वायर लूप है। कॉइल है जिसमें 500 स्क्वायर लूप है, स्क्वायर के लूप है 500। फिर Loops of side 10 centimeter is placed. हाँ, सबका साइड कितना है, 10 सेंटीमीटर। Placed normal to magnetic flux, which increases. प्लेस नॉर्मल टू मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स के नॉर्मल कैसे रहेगा भाई, फ्लक्स तो स्केलर है। सर आवाज थोड़ा कम आ रहा है, बैंड सही कर दीजिए, बैंड पिच। बोलिए अब दिया क्वेश्चन क्या चीज, is placed normal to the देखिए magnetic आवाज flux. देखिए उसमें से हैं, Is placed normal to the magnetic flux, which increases at a rate of 1 t per second. The induced EMF is मतलब 1 टेस्ला पर per second. सेकंड की रफ्तार से। हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं, मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, मिसप्रिंट हो रहा है। फ्लक्स दूसरी चीज है, फील्ड दूसरी चीज है। हाँ वही फील्ड। वही से नहीं होता ना, जो लिखा है वो मिसप्रिंट है वो। हाँ ठीक। हाँ तो टेस्ला में यूनिट दिया है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रही है 1 टेस्ला पर सेकंड की रफ्तार से। फिर से पढ़िए क्वेश्चन शुरू से। A coil having 500 square. एक कॉइल है जिसमें 500 टर्न है, और स्क्वायर टर्न से हर टर्न का लेंथ क्या है, इतना है। Side 10 centimeter. हाँ, और मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज कर रहा है, dV/dt कैसे चेंज कर रहा है, मतलब मैग्नेटिक Magnetic फील्ड। field. हाँ कैसे, 1 टेस्ला पर सेकंड। 1 Tesla per second. ये The दिया है। induced EMF is इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा? 0.1 वोल्ट। अब रुक जाइए, अब रुक जाइए, आंसर निकाल लिए, जो सही हो मार दीजिए। इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको मैंने क्या बताया था, -dϕ/dt, ठीक है ना, -dϕ/dt। अब फाई क्या होता है, b × a, b a cos थीटा, मैग्नेटिक फ्लक्स B dot है। b a cos थीटा। तो b एरिया क्या होगा इसका, बोलिए, 100 × 10⁻², -4। एरिया लेंथ स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इधर देखिए, 100 × 10⁻², एक की एरिया होगी, एक कॉइल की, और 500 कॉइल है 5 से मल्टीप्लाई। तो 500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना, हाँ। b × a। और उनके बीच एंगल क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच एंगल कितना है। नॉर्मल। हाँ तो सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। एरिया के अगर नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड है, देखिए एक बात को ध्यान से देखिए, एरिया के अगर नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड है, देखिए आसान क्वेश्चन कभी कभी बहुत खराब मार्क्स दे देते हैं। हाँ एरिया क्या निकाले, 100 × 10⁻⁴। वो 1 आया है। मीटर में किए है ना, लेंथ दिया है, लेंथ इंटू स्क्वायर है, 100 है ना, 500 टर्न है तो 500 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड एरिया के परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एरिया के, परपेंडिकुलर तो एरिया वेक्टर कहाँ होगा, वो भी एरिया के परपेंडिकुलर होगा। तो यानी मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल 0 है, यानी डॉट प्रोडक्ट क्या है, b × a cos 0, यानी b × a। तो b × ये हो गया dϕ/dt, और इसको जब आप इधर से लिखेंगे तो ये हो जाएगा, ये 100 2 कट गया, ये 4 कट गया, यानी 5 बाहर आ गया, 5 - dB/dt। बात समझ आई। और dB/dt की वैल्यू कितनी दिया, 1 टेस्ला पर सेकंड, ऐसा यूनिट में दिया, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा -5 वोल्ट। 5 वोल्ट दिया है ना, तो चलिए 5 वोल्ट भी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, द करंट फ्लोज फ्रॉम A to इतनी बात समझ में आ गई आपको। माइनस का मतलब ये होता है, सुन लीजिए, माइनस जो साइन दिखाता है उसका मतलब ये होता है, मैग्नीट्यूड तो यही होता है, dϕ/dt। इधर देखिए क्या, उसमें क्या देख रहे हैं, हाँ तो इधर देखिए, इरिटेट नहीं किया हमको, -dϕ/dt दिखाता है, वो dϕ/dt तो मैग्नीट्यूड होता है, वो तो EMF का मैग्नीट्यूड होगा। माइनस का मतलब ये है कि लेंस लॉ समझाता है कि EMF जो होगा इस प्रकार से होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के अपोज करेगा। सुन लीजिए, इधर देखिए, EMF इस प्रकार से इंड्यूस होगा
कि रेट ऑफ चेंज जो ईएमएफ इस प्रकार से इंड्यूस हुआ कि जो बेसिक कॉज है उसको प्रोड्यूस करने का, उसको अपोज करे। अब बेसिक कॉज क्या है? चेंज इन फ्लक्स। अब बेसिक कॉज चेंज इन फ्लक्स क्यों है? चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्यों है? मोशन ऑफ मैग्नेट। अगर मैग्नेट वाला केस है तो कई केस में इंड्यूस होता है मैग्नेट वाला केस, जैसे कॉइल रहता है, मैग्नेट आ रहा है। बेसिक कॉज क्या है मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने का? बेसिक कॉज ईएमएफ का क्या है? चेंज इन फ्लक्स, ठीक है ना। अगर कोई मैग्नेट कॉइल के पास आ रहा है, ठीक है। और बेसिक कॉज क्या है चेंज इन फ्लक्स का? चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि थीटा कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है। और बेसिक कॉज क्या है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड का? मोशन ऑफ मैग्नेट। तो इस तरीके से ईएमएफ इंड्यूस हुआ कि मोशन ऑफ मैग्नेट को अपोज करे। तो कैसे अपोज करेगा? अगर नॉर्थ पोल पास ला रहा है तो नॉर्थ पोल बनेगा, और अगर नॉर्थ पोल दूर ले आ रहा है तो साउथ पोल बनेगा। मेरी बात समझ में आ गई? कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो उसी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को बार बार करना है। बंद करिए उसको। उसी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को बार बार करना है। बात समझ में आ गई? समझ में आया बेटा? क्लियर है? अब नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट पढ़िए। The current flows from A to B. आइए थोड़ा समाधान कीजिए, आइए थोड़ा आपका इनर्शिया टूट जाए, नींद में आइए तो मिटा नहीं पाए। समाधान करिए, मिटाइए बढ़िया सफाई से। पढ़िए सवाल क्वेश्चन पढ़िए आप। Current flows from A to B is as shown in the figure. हाँ। The direction of the induced current in the loop is. आइए कुछ फिगर बनाइए, फट से आइए फिगर। सर ये फिगर देखिए। अच्छा ऐसे है? यस सर। हुई बना दीजिए, बोलिए कैसे है बेटा, बताओ, बोलो। एक लाइन वायर है, एक लाइन वायर है, फिर उसके ऊपर सर्कल, उसके ऊपर सर्किल नहीं है, वो लूप है। लूप है, फिर और डायरेक्शन ऑफ करंट इधर से A से B। इस डायरेक्शन में करंट है, ए से बी, ठीक है। फिर बताइए बस इसका डायरेक्शन पूछा है, क्लॉकवाइज होगा। इस लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होगा? यस सर। ये पूछ रहा है ना, हैं? हाँ। तो करंट अगर कांस्टेंट है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ही नहीं। करंट का पूछा है। देखिए बात को सुनिए, कौन से खाली? हाँ पहली बात तो ये, अगर करंट हैं? सही हम लोग कहें सही से खुश हो। नहीं सही सुन लीजिए, अगर ये करंट कांस्टेंट है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़िए पूरा। The current flows from A to B is as shown in the figure. ये ए बी वायर जो है इनफाइनाइट लेंथ का है? वो कुछ नहीं लिखा है। वो कुछ नहीं लिखा है, मतलब नहीं इनफाइनाइट का है, A से B दे दो। ए से बी दे दिया है ना। तो एक मिनट रुकिए, ए से बी लेंथ का वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रही है, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है। हाँ। इसके ऊपर ये लूप रखा हुआ है, करंट की वैल्यू कांस्टेंट है, करंट की वैल्यू नहीं चेंज कर रही है। तो करंट की वैल्यू नहीं चेंज कर रही है, तो इस लूप में अगर ये लूप बहुत बड़ा नहीं है, तो बहुत बड़ा नहीं मान, हाँ बहुत बड़ा नहीं मानेंगे, छोटा ही है, तो थ्रू आउट इस लूप मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। थ्रू आउट लूप मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, सुनिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में, तो थ्रू आउट द लूप फ्लक्स कांस्टेंट है। ये नहीं कि इतना फ्लक्स है, ढेर सारा फ्लक्स है तो खूब मैग्नेटिक फील्ड होगा, ऐसा नहीं होगा। जब फ्लक्स चेंज होगा चाहे कमी हो, बात समझ में आई? ये नहीं कि खूब ज्यादा हीट है तो हीट ट्रांसफर होगा, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ठीक है ना। अगर बहुत बड़ी बॉडी है तो ये नहीं आप सोचिए कि उस बॉडी में अगर टेम्परेचर वो फैक्टर है, ये हो सकता है एक पिन का टेम्परेचर, मान लीजिए ये कमरा एक सॉलिड का बॉल है, लोहे का बॉल है, मान लीजिए कमरा, बार बार नहीं बताइए, इतने से आता रहता है उसमें, दूर दूर का कैच कर लेता है, यहाँ से कहीं आएगा। इधर देखिए, अगर मान लीजिए एक लोहे का बहुत बड़ा बॉल है और 500 डिग्री सेंटीग्रेड और मान लीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट अप है, लोहे का इतना मोटा बॉल, बहुत हीट उसके अंदर होगी, MH और एक छोटी सी पिन है, पिन और वो बॉल इस कमरे के बराबर है, बड़ा सा गोला, और एक छोटी सी पिन है पतली सी, उसका टेम्परेचर 102 डिग्री है, तो पिन में से हीट इसमें जाएगी, इसमें से उसमें नहीं जाएगी, जानिए। मान लीजिए इस कमरे में भर के पानी है, सुन लीजिए सब बात जानते रहिए, पहले से जानना चाहिए। इस कमरे में मान लीजिए भर के पानी है,
और पूरा कई गैलन पानी है, लेकिन एक पतला सा टेस्ट ट्यूब निकालिए, जिस टेस्ट ट्यूब में इसकी हाइट से थोड़ी ज़्यादा हाइट हो तो टेस्ट ट्यूब से इसमें पानी आएगा, इसमें से उसमें पानी नहीं आएगा। यस सर। चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इस पे नहीं डिपेंड करता कि इसके पास चार्ज ज़्यादा है। और ज्ञान भी लेना है, अगर एक बार जान लिए तो हमेशा लो पोटेंशियल पे रहिए, तो आप लेंगे। हाई पोटेंशियल पे लेने आएंगे तो आपको देना पड़ेगा ज्ञान। तो पहले उसके लिए आपको ज्ञान अर्जन करना पड़ेगा। तो हाँ, और यही लाइफ में भी है, यही जिंदगी में भी लो पोटेंशियल पे रह के आप चलेंगे तो ही आप। और पहाड़ भी चढ़ते हैं तो कैसे चढ़ते हैं, देखे हैं? पहाड़ ऐसे करके थोड़ा चढ़ते हैं, पहाड़ ऐसे झुक के चलते हैं, तब पहाड़ चढ़ पाते हैं, तब आगे जाते हैं। उसको एकदम ग्राह्यता के भाव से लीजिएगा ना, तभी ग्राह ले भी रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ ले रहे हैं, ऐसा नहीं है, कोई कमी नहीं है, तमाम अच्छाइयाँ हैं। मैं चाहता हूँ चीज़ों को और इम्प्रूव करूँ, इसलिए बोलता हूँ, ठीक है ना। अब आगे देखिए, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, फ्लक्स, इसमें क्या होगा, नो इंड्यूस ईएमएफ। अगर करंट कांस्टेंट है तो नो इंड्यूस। यही आंसर माने हैं ना? हाँ सही है। नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट पढ़िए। Square of L meters lies in the XY plane. एक स्क्वायर ऑफ L मीटर, एक स्क्वायर है जिसका लेंथ क्या है, L मीटर, वो XY प्लेन में लाई कर रहा है। देखिए, बोलिए, बताइए। Where the magnetic field is given by B is equals to B naught I plus 3J plus 4K. B is equal to B naught I plus 3J plus 4K plus 3J plus 4K into T. हैं? T into कर देंगे, ब्रैकेट लगा। ये ऐसे B naught है, B naught के ऐसे है T, into T। एक स्क्वायर जिसका लेंथ L है, वो एक मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से रखा हुआ है, where B naught is constant. जहां B naught कांस्टेंट है, लेकिन टाइम तो वेरी कर रहा है ना, यानी कितना मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लक्स कर्व पासिंग थ्रू द स्क्वायर। हाँ, तो सुनिए, ये वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है। सुन लीजिए, ये कैसी मैग्नेटिक फील्ड है, टाइम डिपेंडेंट, यानी टाइम जैसे चेंज करता है मैग्नेटिक फील्ड चेंज करती है। बात समझ में? अब थोड़ा सा फ्लो आया क्वेश्चन लगाने का, ठीक है ना। अभी इनर्शिया होती है ना, हर आदमी की इनर्शिया होती है। आप सो के सुबह उठते हैं तुरंत आपका जानते हैं। अब इसीलिए कह रहे हैं कि एग्जाम जब भी देना हो, सुनिए, तुरंत सो के उठ के मत एग्जाम देगा, तुम 4 घंटे पहले से दिमाग अपने उस पर आएगा, ठीक है, दिमाग चलने लगे। अब देखिए, इधर देखिए, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है B बराबर B0 I plus 3J plus 4K into T। यानी ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, टाइम वेरिंग। जैसे जैसे टाइम चेंज होता है मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है। इसका मतलब है कि फ्लक्स चेंज होगा। भाई मान लीजिए कॉइल का ओरिएंटेशन ऐसा ही रहता है, एरिया ऐसा ही रहती है, कुछ नहीं चेंज करती है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज कर रही है टाइम के साथ। तो इसका मतलब है फ्लक्स चेंज हो रहा है। अब फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इस केस में ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब बताइए नेक्स्ट क्या बोला, मैग्नीट्यूड कितना हो फ्लक्स का? फ्लक्स का मैग्नीट्यूड की ईएमएफ पूछा है, क्या पूछा है? द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्क्वायर। तो यार फ्लक्स तो बी डॉट ये हो जाएगा। और ये बी कैसे है, ये किस प्लेन में है, ये XY, ये XY प्लेन में है, और ये क्या है, XYZ प्लेन में है। तो 0 हो गया। रुक जाइए, ये XYZ प्लेन में है। तो जो XYZ प्लेन में जो XY कंपोनेंट जो होगा उसकी वजह से कोई फ्लक्स नहीं होगा। जो XY का, अच्छा बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखिए, जो XY कंपोनेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड का, इधर देखिए, ये XY प्लेन में है, तो जो XY कंपोनेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड का उसकी वजह से कोई फ्लक्स नहीं होगा, क्योंकि XY कंपोनेंट इसके प्लेन में होगा, यानी इसके एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तो यानी बी डॉट ए 0 होगा, 90 हो गया। यानी केवल K कंपोनेंट जो है उसकी वजह से फ्लक्स होगा, ठीक है ना। तो फ्लक्स जो होगा बी जेड कंपोनेंट डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरिया वेक्टर, ये होगा। बात समझ में? दोनों पैरेलल होंगे आपस में, और दोनों पैरेलल होंगे तो ये बी जेड कंपोनेंट क्या है, 4B0 के टी डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या है, L², दोनों सेम डायरेक्शन में। तो जो फ्लक्स होगा वो देखिए 4B0 L² T,
फ्लक्स क्या होगा 4b0L2T के नहीं दिखाएंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो सही है, इसके लगा सी होगा इसका आंसर आ गया। टी मतलब WB कैसे टी का मतलब है टाइम, मतलब ये फ्लक्स टाइम पे डिपेंड करेगा। तो इसमें लिखा है W into B, इसका क्या मतलब है? जब क्वेश्चन आप भी रखे हैं, हाँ, ये भी अच्छा ठीक है, तो इसमें क्या क्या बोला है W 4b0 L square WB वेबर। वेबर इतना दिमाग वेबर यूनिट दिया है ना, ठीक है ना, वो क्या है वो वेबर यूनिट दिया, ठीक है। अरे समझ में आ गया सारा? यस सर। देखिए एकदम सफाई से करिए। और दूसरी चीज ये है कि केवल अब 2 दिन थ्योरी पढ़ाऊंगा मैं, उसके बाद बचे हुए कम से कम 20 सीटिंग 50 सवाल लगाइए और वही 50 सवाल दोहराइए, तब ये मानिए कि सब लगेगा। सर अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट बोलिए। क्वेश्चन नंबर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, क्वेश्चन नंबर 17, हाँ 17 पढ़िए। the strength of magnetic field at the center of the सर्कुलर circular coil. कौन सा पढ़ रहा भाई? हम्म? सतरावा पढ़ना है। अरे ठीक है यही करो पहले। बोलिए। The strength of magnetic field at the center of circular coil. अरे एक सर्कुलर कॉइल है, आधा है क्वेश्चन इसके सेंटर पे हाँ एक सर्कुलर कॉइल है, समझिए, उसके सेंटर पे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बताइए, क्या क्या दिया है? ये होती है B इक्वल टू म्यू 0 I रेडियस आर दिया, अपॉन 2R, ये होती है। ऑप्शन क्या क्या दिया है? रेडियस आर दिया, हाँ तो ठीक है बाई 2R, चलिए। और फिर ऑप्शन क्या दिया है? म्यू नॉट आई अपॉन, ये फील्ड यहाँ से कटा हुआ है नीचे से। अच्छा फील्ड, अच्छा वो फिगर वैसा है, लाइव फिगर बनाइए यहाँ पर से, फटाफट काम करिए यार, सही बात। फटाफट देखिए तो उसको फटाक से। अभी तक देखिए 20 सवाल नहीं हुआ, टाइम खत्म होने वाला है। कैसे इसीलिए मैं वही नहीं पाया। थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। ये सवाल मैंने एग्जैक्टली डील किया है, यस सर। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन मैं डील कर चुका हूँ, यस सर। ठीक है ना। इसमें कोई आगे पीछे नहीं था, हूबहू एक क्वेश्चन मैंने डील किया है। इसको भी आपने नहीं किया है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए इस केस में इस वायर, ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, इनफाइनाइट ही होगा, क्यों भाई? यस सर। इनफाइनाइट है, तो इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कहाँ होगी? बाहर की ओर। बाहर की। इस वायर की ओर से बाहर की ओर, और इसकी ओर से, इसकी वजह से अंदर की ओर, ठीक। तो इसकी वजह से अंदर की ओर जो फील्ड होगी वो म्यू 0 I अपॉन 2R होगी, ये हो जाएगी अंदर की ओर, ठीक है ना, ठीक। और म्यू 0 I अपॉन 4 पाई R, देखिए इंटू 2, इसकी वजह से इसकी वजह से ऐड हो जाएगी, इंटू 2, यानी म्यू 0 I अपॉन 2 पाई R कहाँ होगी? बाहर की, यस सर। बाहर की। अब इसमें कौन सा बड़ा है? ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है। इसका मतलब नेट फील्ड होगी म्यू 0 I अपॉन R, म्यू 0 I अपॉन 2R, ठीक है ना, 1 माइनस 1 बाई पाई, और ये होगी अंदर की, ये नेट फील्ड होगी। सी होगा। जो भी ऑप्शन है मार दीजिए। सी पे हम तो कहते हैं सी फॉर सी। ए बी सी के चक्कर में ए रहेगा बी रहेगा, इसको निकालिए, जो होगा वो मार दीजिए। सर बहुत कठिन क्वेश्चन आ गया, जल्दी बताओ सर। देखा फिगर बना एम्पियर उसमें जो सर्कुलर कॉइल है, सर सर्कुलर कॉइल का अंदर की तरफ कैसे, मतलब ऐसे ना निकालते एक मिनट रुको भाई, कितनी बार रुको, सर देखिए, कितनी बार मैं बता चुका हूँ सर्कुलर कॉइल करंट तो पाम का डायरेक्शन हम लोग को देगा। इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। आप सर देखिए, अगर हम लोग ऐसे रखते हैं तो भी हम लोग डायरेक्शन तो उसी तरफ रखते हैं, करंट की तरफ ही, लेकिन इस बार हम लोग को देखिए इधर पाम की तरफ से दे रहा है। वो देखिए एक मिनट रुकिए, देखिए 2 तरीके से निकालेंगे। एक तो आपने ऐसे निकाल लिया, और एक जब आप ऐसे कर्ल करेंगे तो अंगूठा अंदर गया ना, ऐसे ना कर्ल करें। अगर ऐसे करंट आते तो बाहर, करंट की डायरेक्शन में कर्ल करिए, अंगूठे की डायरेक्शन में, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। पढ़िए विश्वनाथ सर। अबे मैं बैटरी का इंग्लिश कोचिंग है सर, इंग्लिश का एग्जाम। अच्छा ये कितने क्वेश्चन हुए अभी? 17 हम 20 तक कर दे रहे हैं, 20 के बाद बंद कर रहे हैं, 20 तक तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आज इसको जाना आ जाए। नेक्स्ट पढ़िए। पढ़िए विश्वनाथ सर अ सर्कुलर कॉइल
of radius 4 centimeter and 20 turns carries a current of 3 ampere. रुक जाइए, एक सर्कुलर कॉइल है, इसका रेडियस कितना है? एक सर्कुलर कॉइल है, इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर कॉइल है, इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, and of 20 turns और टर्न्स उसके हैं 20, carries a current of 3 ampere. उसके अंदर करंट 3 एम्पियर है। फिर It is placed in a magnetic field of intensity of 0.5 Weber per meter square. मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसमें इसको रखा गया। The magnetic dipole moment of the coil is. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द कॉइल है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। बताइए, सब कुछ बताया गया। अभी न्यूमेरिकल्स में तो एक भी गलती मतलब बहुत बड़ी गलती है, और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन से मान लो कोई बात 19-20 हो भी जाए तो इतने से न्यूमेरिकल्स बोर्ड में जो आते हैं बहुत सिंपल आते हैं, सीधे फॉर्मूले में पुट कर दिए। ये क्या होगा? ये क्या होगा? वो तो वाला फॉर्मूला लगाएंगे एनबी वाला। एक करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? I इंटू ए, और अगर n टर्न्स है तो ni है, तो वही पुट कर दीजिए। n 20 है, I 3 है, और एरिया कितना है? So 4 square है तो 4 into 4 16 होता है। हाँ, नहीं, रेडियस 2 pi r मतलब n 20 है, I इतना, I इंटू 8 pi upon। सर्कुलर कॉइल है, Yes sir। pi इंटू 16 इंटू 10 टू पावर -4, यही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होता है? I इंटू ए, b से कोई मतलब ही नहीं है, b यूं ही रखा हुआ है। तो अब इसको क्या करेंगे? ये हो जाएगा आपका, हाँ 10 टू पावर -3 कर देंगे, जीरो हटा देंगे। हाँ, और ये 3 दूनी 6, 16 6 के 96 पाई इंटू 10 टू पावर -3, यही आपका आंसर हो जाएगा। जो भी मैच करे वो मार दीजिए। सर इसमें 4 ऑप्शन दिया है, 0.15 0.3 कैलकुलेट कर लीजिए। 0.45 0.6 कैलकुलेट करता हूं। यही जो इससे मैच करे वो मार दीजिएगा, ठीक है? सर फिगर है। अरे 18 अब आप आइए, उनको पढ़ने दीजिए, आप आइए, मिटाइए सब। फिगर बना देना 20 वाट 21 वाट। दन 1 मिनट के अंदर हम जैसे कमांडो की तरह से अलर्ट रहिए, तब 50 सवाल होंगे, हो जाएंगे बोर्ड लेवल के। बोर्ड लेवल के नहीं कर सकते 50 सवाल 1.5-2 घंटा में, और नहीं करेंगे तो वहाँ क्या होगा? वो आदत डालने पे होता है ना। फट सब लोग अपने अपने टास्क में अलर्ट रहिए, किसको मिटाना, किसको पढ़ना, किसको। अब उस क्वेश्चन पे अपना दिमाग लगा लीजिए जो आपको पूछना है। भाई इसका फिगर बना दो। बीसी तक है यहाँ, देखा, छोड़िए उसको। बीसी तक करना है। क्वेश्चन नंबर, सर क्वेश्चन नंबर 20। 18वां। अरे 18वां आसान छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए, क्या है? सर 18 आसान हो जाएगा। द मैक्सिमम करंट, आसान भले है, आप सबका सब जो सबको देना है ना। द मैक्सिमम करंट, रुकिए, 18 द मैक्सिमम करंट, सब रुकिए, क्वेश्चन कुछ कोई मत छोड़िएगा, सबको देखना है, बोलिए। द मैक्सिमम करंट हाँ, that can be measured by a galvanometer of resistance 40 ohm एक मिनट, रेजिस्टेंस 40 ओम है, गैल्वेनोमीटर है, मैक्सिमम करंट जो मेजर कर सकता है is 10 microampere। ये 10 माइक्रो एम्पियर, यानी कि 10 इंटू 10 टू द पावर -6 एम्पियर, बस मैक्सिमम करंट इतना मेजर कर सकता है। It is converted 10 milliampere है, milliampere। तो चलिए 10 मिली एम्पियर है, 10 इंटू 10 पावर -3 एम्पियर। चलिए फिर बोलिए। It is converted into voltmeter that can read up to 50 volt। इसको ऐसे वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है जो कि 50 वोल्ट तक रीड कर सके। फिर The resistance to be connected in the series with the galvanometer is, the resistance to be connected in the series with the galvanometer is, सारे कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं। ये कितना वोल्टेज मेजर करना है? 50 वोल्ट। और मैक्सिमम करंट कितना कर सकती है? 10 टू द पावर -2 एम्पियर। तो वोल्ट इज इक्वल टू I इंटू रेजिस्टेंस। पहले रेजिस्टेंस कितना था? 40 में से R सीरीज में लगा दी, R की वैल्यू निकाल ली। ये सब बताए नहीं है हम, सब कुछ। आधा नंबर भी मेरे बताए हुए के अलावा नहीं आएगा। हमको चेक करना है, हम पहली बार देख रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इसी कोरोना में 2-3-4 बैच निकाले हैं। हालांकि एग्जाम नहीं हुआ, लेकिन पास्ट 10 ईयर्स में तो नहीं आया ना।
तो ऐसे नहीं है, टेस्ट नहीं करना 100 बस मेरे वीडियोस को देखिए, कोई किताब मत पढ़िए। इतने कॉन्फिडेंस में वीडियो के सामने बोल रहा हूँ, 1000 लोग देख रहे होंगे, टीचर्स नहीं देख रहे होंगे, क्रिटिकल एनालिसिस लोग नहीं करेंगे, कॉन्फिडेंस है तो बोल रहा हूँ ना। वो उसी तरीके से वहाँ ही बोलता हूँ, देखो रोटेशन का पढ़ाया और सारे कॉन्सेप्ट में इस्तेमाल कर रहा हूँ। अभी एक ही दिन में नहीं ना, धीरे धीरे उसको थोड़ा सा धैर्य बना के सिर्फ वीडियो देखिए, इसको लगाइए, कुछ कहीं से नहीं आएगा, कहीं से नहीं आएगा। अब आप देखिए कितना हो गया, 5000 हो गया, 5000 हो गया, 40 प्लस आर, तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5000 माइनस 40। हाँ 4960। आंसर चेक करिए, आ गया ना, सब आएगा। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 20 सब पढ़िए। 18 को 19 हो चुका है पहले, ये सर्कुलर लूप वाला है जो आप बताएं। 19 पहले हो चुका है पहले, हाँ कोई मिस मत करिए। 3 3 लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर्स, 3 लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर, 3 लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर्स, इस तरह से नहीं, वर्टिकली पैरेलल, 3 लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर्स, लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर्स, यानी 3 इनफाइनाइट लेंथ के स्ट्रेट पैरेलल वायर्स हैं। फिर पढ़िए, कैरिंग करंट और अरेंज एज शोन इन फिगर। करंट एज शोन पे फिगर बनाइए, पढ़ सकते हैं 1 सेकंड के अंदर, फट से आगे पहले ही आपको आ जाना चाहिए क्योंकि बनाना है। चलिए पढ़िए, फट से क्वेश्चन आगे। फिर So if you get the force experienced by a 25 centimeter length of wire C is, ये वायर A है, ये वायर ये वायर B है, नहीं ऊपर से पहला वाला D है, फिर C है, फिर G है, D है, C है, G। G है। अब फिर से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सर। हाँ। 3 लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर्स, और ये 3 लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, बहुत बड़े बड़े हैं, कैरिंग करंट और अरेंज एज शोन इन फिगर। करंट कैसे है, 10 एम्पियर, हाँ। 10 एम्पियर 20 एम्पियर। C वाले का करंट नीचे की तरफ है, जो C वाला है उसका करंट C वाले का करंट नीचे की तरफ है, ठीक है। यस। फिर The बताइए। force experienced by a 25 centimeter length of wire C is, अच्छा, ये वायर C के 25 सेंटीमीटर लेंथ में कितना फोर्स होगा बताइए, बताया नहीं है मैंने, फोर्स पर यूनिट लेंथ बताया आपको, क्या बताया है, फोर्स पर यूनिट, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ 25 टोटल फोर्स लगेगा। तो अब मैंने एक कॉन्सेप्ट और आपको बताया था, इधर देखिए, पहले ध्यान से देखिए, अलर्ट होकर देखिए, अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, वो तो अब अटैक करेगा, रिपेल करेगा। अपोजिट डायरेक्शन में करंट को रिपेल पहले बता चुका हूँ, ये और ये वायर रिपेल करेंगे, और यहाँ भी अपोजिट है तो ये और ये रिपेल करेंगे, इधर देखिए रिपेल करेंगे, ठीक है ना। अब कितने से रिपेल करेंगे, μ0 I1 I2 बाई 2 पाई डी, यही था ना, यही आया था ना, μ0 I1 I2 बाई 2 पाई डी। तो μ0 I1 I2 बाई 2 पाई डी से ये इधर फोर्स लगाएगा, और μ0 I1 I2 बाई 2 पाई डी से ये इधर फोर्स लगाएगा, तो जीरो, जिसका फोर्स ज्यादा रहेगा रिजल्टेंट फोर्स उस डायरेक्शन में होगा। यस सर। ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है, ये फोर्स जो है वो पर यूनिट लेंथ है, जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा उसको 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आएगा। हमने आपसे क्या कहा है, बोर्ड मतलब बस आपको पता हो, बोर्ड में तो कुछ पढ़ाने का मतलब ही नहीं है। मैं वीडियो के सामने बोल रहा हूँ, एकदम कॉन्फिडेंस से मुंह बोल देता हूँ कि स्कूल में क्या करते हैं, बोर्ड नहीं पढ़ा सकते अच्छे से, बोर्ड पढ़ा के अच्छे से भेजे हुए तो हम लोग सर एडवांस लगाते, गाड़ी निकल गई, एडवांस लगाते, अच्छे सवाल लगाते हैं, और हमको बोर्ड में पढ़ाने में सब बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। देखिए ऐसे कोई बात नहीं, अभी टाइम है, आपको अच्छा किए हैं, अच्छा कर ले जाएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम और अच्छा चाहते हैं, थोड़ा सा अलर्ट होइए। इधर देखिए μ0 I1 I2 बाई 2 पाई डी, बात समझ में आ गई। अब आप देखिए इसको आप निकालिए, इन दोनों I1 I2 क्या है, 10 × 10 100, μ0 100 अपॉन 2 पाई डी, डी क्या है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, ये तो एम्पियर में है ही, बात समझ में आ गई। तो ये फोर्स इसके द्वारा इधर लगा, इस डायरेक्शन में, अब इसके द्वारा इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा, तो कितना लगेगा, μ0 I1 I2 200 बाई 2 पाई डी कितना है
2 into 10 to the power minus 2 इधर से आएगा। Yes. अब देख लीजिए कौन फोर्स ज्यादा है। ये आप देख लीजिए कौन सा फोर्स, म्यू 0/2 पाई दोनों में सेम है। ये सर नीचे और वाला ये 100/3 है, 200/2 है, तो ये वाला हो गया 100, ये 100/3, ये ज्यादा हो गया, यानी नेट फोर्स इसके ऊपर इधर लगेगा, कितना ठीक है ना। तो अब इसकी नेट फोर्स की वैल्यू निकालिए, म्यू 0/4 पाई इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक है ना। म्यू 0/2 पाई ही करिए, म्यू 0/2 पाई इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, म्यू 0/2 पाई 10 टू द पावर -2, यहाँ 100 आ जाएगा, 100 माइनस म्यू 0/2 पाई 10 टू द पावर -2, ये 100 माइनस 100/3, ये आ गया, ठीक है ना, ये आ गया। तो म्यू 0/2 पाई कितना होगा, 2 इंटू 10 टू द पावर -7, म्यू 0/4 पाई होता है 10 टू द पावर -7, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -7 हो गया, ठीक है ना, अपॉन 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2, बात समझ में बेटा। और 100 माइनस 100/3 क्या होगा, 300 माइनस 100 यानी 200/3। अब ये हो गया फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 25 सेंटीमीटर से तो मीटर में करेंगे 10 टू द पावर -2, बात समझ में आ गई। ये कट गया, ये कट गया, और ये 10 टू द पावर -7 है तो -5 हो जाएगा, ये 0 0 हट जाएगा, ठीक। अब कितना आ गया आपका, यहाँ पे 2 था, तो ये हो जाएगा 2 2 या 4, और 4 25 चौके 100, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -3/3, 10 टू द पावर -3/3, इतना न्यूटन फोर्स लगेगा, 10 टू द पावर -3/3, हैं? तो कैलकुलेशन मिस्टेक होगा और कुछ हो ही नहीं सकता है, और कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है, यही फंडा ही है। अच्छा, 25 से मल्टीप्लाई भी तो करेंगे। हाँ तो आंसर सही से देखिए ना, देखिए ये 1/3 की वैल्यू हो जाएगी 0.334 इंटू 10 टू द पावर -3, 25। हाँ, तो अब जो हो जाएगा 3.34 इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन, यही आंसर आएगा। जल्दी देखिए, 2.5 into 10 to the power -3 न्यूटन आ रहा है, 2.5 into 10 to the power -3 2.5 into 10 to the power -3। तो बेटा ये 101% कैलकुलेशन मिस्टेक है, मैं फिर से भी आपको 1 सेकंड में लगा के दिखा दे रहा हूँ। फंडा इसके अलावा कुछ है नहीं। देखिए ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा, और ये इधर वाला फोर्स ज्यादा है तो रिएक्टेंट इधर फोर्स लेगा, वो फोर्स पर यूनिट लेंथ है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 सेंटीमीटर पे जो फोर्स लेगा वो निकल जाएगा। हम फिर से लगा के 1 मिनट में आंसर निकाल के दिखा रहे हैं, जल्दी पढ़िए। देखिए फट से देखिए, शॉर्ट में कर रहा हूं मैं, देखिए देखो इधर देखो, अगर दो पैरेलल वायर हैं तो फोर्स कितना लगता है, म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2 पाई डी है, म्यू 0 I1 I2 पाई डी लगता है ना फोर्स, तो ठीक है, म्यू 0 I1 I2 यानी 100 बाई 2 पाई डी यानी 3, ठीक। और फिर यहाँ पे क्या लगेगा, ये इधर लग गया, फिर म्यू 0 I1 I2 यानी कितना हो जाएगा 200 अपॉन 2 पाई इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -2। एक बात चेक कर लीजिए कि अगर I1 I2 दो वायर में करंट I1 I2 है, वैक्यूम में रखे हैं, तो जो फोर्स लगेगा वो फोर्स पर यूनिट लेंथ जो लगेगा वो म्यू 0 I1 I2 बाई म्यू 0 I1 I2 बाई 2 पाई डी होगा। इसको एक बार सर ये लिखा हुआ F वेक्टर अपॉन L इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, 2 पाई डी तो वही तो पुट किए हैं, लेकिन अपॉन F अपॉन L है वो। हाँ वही तो कह रहे हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ। हाँ तो ठीक पुट कर रहे हैं, ठीक पुट कर रहे हैं, तो ये इधर आएगा। अब ये वाला ज्यादा है तो माइनस कर रहे हैं, तो हो जाएगा म्यू 0 अपॉन 2 पाई, म्यू 0 अपॉन 2 पाई 10 टू पावर -2, इधर देखो म्यू 0 अपॉन 2 पाई 10 टू पावर -2, तो ये हो गया 100/3 माइनस, ठीक है ना, और प्लस म्यू 0 अपॉन 2 पाई, म्यू 0 अपॉन 2 पाई इंटू 10 टू पावर -2, तो ये 200/2 हो गया, ठीक है ना, तो यानी कि 100 हो गया। बात समझ में आ गई? यस सर। तो 100 माइनस 100/3 कितना हो जाएगा, 200/3, 100 माइनस 100/3 कितना हो जाएगा,
200/3 यस सर, ठीक है ना, तो ये 200/3 हो गया। यस सर, अब देखो ये दिस इंप्लाइज दैट, इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू 0 इंटू 10⁻10 स्क्वायर, म्यू 0 इंटू 10 स्क्वायर इंटू 200/6 पाई, ये आ गया नेट फोर्स इस डायरेक्शन में। यस सर, बात समझ में आ गई? इस डायरेक्शन में फंडे में यस सर, 1,01% बता रहा हूँ, फंडा हुई कैलकुलेशन मिस्टेक भी पता नहीं, क्या पता वही मिस्टेक हो, आंसर में मिस्टेक हो, क्या किया जाएगा। तो अब ये हो जाएगा म्यू 0 10 स्क्वायर 200/6 पाई, ये नेट फोर्स हो गया, फोर्स पर यूनिट लेंथ हो गया। तो फोर्स ऑन 25 सेंटीमीटर कितना होगा? सर म्यू नॉट की भी वैल्यू रखी है, रख रहे हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई तो सीधे रखे थे हम, ठीक है ना। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ हो गया, तो टोटल फोर्स 25 सेंटीमीटर में कितना हुआ? 25 × 10⁻²। बात समझ में आ गई? अब देखिए इसको आप करिए 2 पाई इंटू 3, तो म्यू नॉट बाई 2 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू 10⁻4 होती है, तो म्यू नॉट बाई 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी? 2 इंटू 10⁻7। म्यू नॉट बाई 4 पाई कितनी होती है? 10⁻⁻7। म्यू नॉट बाई 4 पाई होगी 10⁻7, तो म्यू नॉट बाई 2 पाई क्या होगी? 2 इंटू 10⁻7। बात समझ में? तो इसको मैंने पुट कर दिया यहाँ इंटू 2 इंटू 10⁻4, दोनों जीरो साथ में ले लिया, इंटू 25 इंटू 10⁻², ठीक। तो अब देखिए 10⁻² यहाँ से गया तो 10 स्क्वायर हो गया, यस सर, अपॉन 3 भी है, हाँ, और 10 स्क्वायर जब इससे गया तो 10⁻5 हो गया, ठीक। और 25 चौके 100 हो गया, यानी 10⁻³ हो गया। ऊपर कितना हो गया? 10⁻3। और नीचे कितना हो गया? 6 पाई। नहीं सर 2 पाई तो हम यूज ही कर चुके हैं, कितना पाई यूज किए? अपॉन 3, यानी 10⁻³ न्यूटन, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 1/3 × 10⁻³ न्यूटन, यह आंसर हो जाएगा। 0.334 × 10⁻³ न्यूटन, यह आंसर हो जाएगा। तो 3.34 × 10⁻⁻4 न्यूटन, इसके अलावा कोई आंसर नहीं होगा। अगर उसमें है तो गलत है, वही चीज आई, पहले नहीं आई। क्या आंसर दिया उसमें? आंसर क्या दिया पढ़िए, इसका आंसर कहां है? अरे ऑप्शन 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 ए है 10⁻³ न्यूटन, एक मिनट, ए ऑप्शन है 10⁻³ न्यूटन, गलत है। ऑप्शन बी है 2.5 × 10⁻³ न्यूटन, 2.5 × 10⁻³ न्यूटन, हाँ -3 न्यूटन। हाँ। तीसरा 0, 0, चौथा 1.5 × 3 न्यूटन, 1.5 × 3 न्यूटन, ठीक है ना। तो ये तो एकदम एब्सर्ड है, ये एकदम एब्सर्ड है, और ये एकदम एब्सर्ड है। ये आंसर के काफी नजदीक है। ये क्या है? आंसर के काफी नजदीक है। तो उसको देखकर आप उसको मार दिए, आंसर गलत लिखा है, कैलकुलेशन बनाते समय गलत होगा। कट कर दिए वीडियो।